नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था मौर्य वंश। मौर्य वंश की मैं आपको जो शासक थे वो 2-3 करवा चुकी। जैसे आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, सम्राट अशोक, तीनों के बारे में मैं आपको बता चुकी। आज हम इनके जो प्रशासन है, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, कितने क्या मंत्री होते थे, किस विभाग का कौन सा अध्यक्ष होता था, तो इन सब की चर्चा हम इस स्लाइड में करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको आपके दिमाग में एक जो मोटिवेशन लाइन है वो गूंजती रहनी चाहिए हमेशा। तो वो गूंज आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। और जो आप कठिन संघर्ष कर रहे हो करते रहना, क्योंकि अब आपका टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है। क्योंकि टाइम एक गंजे व्यक्ति की समान होता है, जो आगे से तो जिसके बाल होते हैं और पीछे से गंजा होता है। तो समय उसी प्रकार है कि बाल हो तो हम उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर पीछे से गंजा हो तो उसको पकड़ नहीं सकते हैं। तो उसी प्रकार टाइम भी इसी प्रकार का है कि टाइम को हम पकड़ नहीं सकते। टाइम के अकॉर्डिंग अपने को ढलना होता है, और जो टाइम के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो हम मौर्य प्रशासन के बारे में आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। मौर्य प्रशासन, तो मौर्य का जो शासन था वो किस प्रकार का था। तो मौर्यों का जो शासन था वो राजतंत्रात्मक प्रकार का था, राजतंत्र प्रकार का शासन था। तो उनका जो शासन था राजतंत्रात्मक। और सबसे पहले अगर बात करें प्राचीन राजवंशों में, तो नौकरशाही का उदाहरण भी आपको मौर्य वंश में ही देखने को मिलता है। तो सबसे पहले नौकरशाही का उदाहरण भी आपको किस में मिलेगा, आपके मौर्य वंश में ही मिलेगा। और इसमें जो राज्य के 7 अंग बताए हैं, किसने बताए हैं, कौटिल्य या चाणक्य ने। कौटिल्य या चाणक्य एक ही व्यक्ति है। तो कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए थे, वो इसी वंश में बताए थे। अब कौन कौन से थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महान अमात्य यानी मंत्री था वो कौटिल्य था। उन्होंने नंद वंश का जो विनाश किया था वो कौटिल्य की सहायता से ही किया था। तो उन्होंने राज्य के 7 अंग यानी 7 अंग बताए हैं। वो 7 अंग कौन कौन से हैं कौटिल्य के अनुसार है। अब देखते हम राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, मित्र, कोश। जो दुर्ग तो आपके कई प्रकार के होते हैं, ये आपको राजस्थान की कला और संस्कृति में देखने को मिलेगा। कला संस्कृति इतिहास मान लो, इतिहास में है दुर्ग। तो धानवन है, आपके पारिक दुर्ग है, कई प्रकार के दुर्ग आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 7 अंग कौटिल्य ने बताए हैं राज्य के। अब केंद्र के जो शासन होता था उसमें 18 प्रकार के अधिकारी होते थे। अब 18 अधिकारी कौन कौन से होते थे इसकी हम चर्चा करेंगे। 18 अधिकारी होते थे। देखो, जो हाथियों का अधिकारी होता था, जो हाथियों की रक्षा करता था, उसे हस्ती अध्यक्ष कहते हैं। भंडार गृहों की जो रक्षा करता था उसे कोष्ठ आगार अध्यक्ष कहते हैं। जो नमक अधिकारी होता है उसे लवणाध्यक्ष, क्योंकि नमक या लवण एक ही बात है। और जो आपका वेश्याओं का निरीक्षण करता था उसको गणिकाध्यक्ष कहते थे। चारागाहों का अध्यक्ष करने वाला विविताध्यक्ष। बूचड़ खाने का अधिकारी आपका सूनाध्यक्ष। कृषि विभाग का अधिकारी सीताध्यक्ष। वस्त्र विभाग का अध्यक्ष सूत्राध्यक्ष। माप तौल करने वाला पोतवाध्यक्ष। व्यापार करने का अधिकारी पण्याध्यक्ष। टकसाल का अधिकारी लक्षणाध्यक्ष। क्योंकि आपको केवल नाम याद करने कि वस्त्र, सूत्र, मापतौल, पोतवा, व्यापार, पढ़ने, टकसाल, लक्षण, बस ऐसे याद करने हैं आपको, ज़्यादा लोड नहीं लेना आपको। स्वर्ण उत्पादों का अधिकारी स्वर्णाध्यक्ष। पासपोर्ट का अधिकारी मुद्रा अध्यक्ष। व्यापारिक मार्गों का अधिकारी संस्थाध्यक्ष। नौसेना का अधिकारी नवाध्यक्ष। और दूरी और समय संकेतक अध्यक्ष मानाध्यक्ष। बंदरगाहों का अध्यक्ष पत्तनाध्यक्ष। धातु विभाग का अधिकारी लोहाध्यक्ष। ये अलग अलग अधिकारी इनके अध्यक्ष कहलाते हैं।
तो आपको ज़्यादा लोड लेना नहीं है, दिमाग पे ज़्यादा लोड ढालना नहीं है, बस ऐसे कि ऐसे याद करना है। धातु लोह है, क्योंकि लोह धातु में ही आती है, तो मतलब कि कई तो ऐसे हैं जो आपस में मैच हो रहे हैं, है ना, तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे ये मानाध्यक्ष है, ये ढंग से नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मानाध्यक्ष है, मानाध्यक्ष, ये मानाध्यक्ष है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मौर्य साम्राज्य के 18 तीर्थ, अब देखो 18 तीर्थ कौन कौन से हैं। जो प्रमुख मंत्री होता था वो मंत्री या पुरोहित, कोष अध्यक्ष, सन्निदाता, उत्तराधिकारी, युवराज, दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश, व्यावहारिक, फौजदार न्यायालय का न्यायाधीश, प्रदेष्टा, उद्योग धंधों का निरीक्षण करने वाला कर्मांतिक, सैन्य सामग्री से संबंधित दंडपाल और दुर्गों का प्रबंधन करने वाला दुर्गपाल कहलाता था। 18 तीर्थ है ये कि कौन कौन से होते थे। राजाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रशासता, सम्राट के अंगरक्षक अंतर्वेशिक, वन विभाग का प्रधान आटविक, नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अंतपाल, सेना का संचालक नायक, राजमहलों की देखरेख से संबंधित द्वारिक। ये 18 तीर्थ है। तो आपको ऐसे कैसे इनको याद करना है। और फिर आपका मौर्य प्रशासन का जो विभाजन है, अब देखो सबसे पहले सम्राट होता था, उसके नीचे प्रांत, उसके नीचे मंडल, फिर आहार या विषय, फिर स्थानीय, फिर द्रोणमुख, फिर खारवटिक, संग्रहण और ग्राम। इस क्रम से उनका जो प्रशासन होता था उसका विभाजन होता था। ये 18 तीर्थ है और वो जो पिछले क्लास में बताई थी वो मंत्री थे। तो आपको ऐसे कैसे याद करने हैं। अब मौर्य साम्राज्य का पतन किन किन कारणों से हुआ, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण बताए हैं। तो देखना, सबसे पहले जो उत्तराधिकारी नियमों के कारण, यानी उत्तराधिकारी आपस में उत्तराधिकारी युद्धों के कारण इनका पतन हो गया। ये बात राधा कुमुद मुखर्जी ने कही है। फिर कहते हैं कि अप्रशिक्षित नौकरशाही के कारण इनका पतन हुआ है। ये बात रोमिला थापर ने कही। ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण इनका विरोध हुआ, ऐसा हरप्रसाद शास्त्री जी बताते हैं। फिर अशोक की अहिंसक नीति के कारण इनका पतन हो गया। हेमचंद्र राय चौधरी, आर्थिक संकट के कारण इनका विरोध हुआ है। तो ये डी कौशाम्बी ने कही है ये बात। तो इन विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं कि इसके कारण ये हुआ। सब ने अलग अलग अपना मत दिया है, अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ के साथ याद नोट्स बनाते रहिए, याद करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।